नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पेट परीक्षा रिफ्रेशर जो यूथ पब्लिकेशन का यह बुक है, इस बुक में संपूर्ण भूगोल के टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, जो विद्यार्थी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे चैनल पे पेट से संबंधित लगभग सारे बुकें पढ़ाई जा रही हैं। जो विद्यार्थी उन वीडियो को नहीं देखे हैं, वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। दोस्तों, भूगोल के टॉपिक में आप लोगों का जो पहला टॉपिक है वह है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। इसमें नदियां और घाटियों के जितने भी ऑनलाइनर है उस ऑनलाइनर को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें पहला जो ऑनलाइनर है वो देखते हैं दोस्तों, वह है सिंधु नदी का उद्गम है। तो सिंधु नदी का दोस्तों इसमें जो टॉपिक है आपका, दोस्तों भूगोल में जो पहला टॉपिक है वह है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। और इसमें जो आपका पढ़ना, दोस्तों भूगोल का जो पहला टॉपिक है वह है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। और इसकी दोस्तों भूगोल का जो पहला टॉपिक है वह है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे आज नदियाँ एवं नदी की घाटी। क्या? नदियाँ तथा नदी की घाटी। दोस्तों भूगोल में जो पहला टॉपिक है वह है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। और इसमें हम पढ़ेंगे आज नदियां तथा नदियों की घाटी। इस पेज को थोड़ा सा हम जूम करते हैं और यहाँ पे देखेंगे पहला वन लाइनर है कि सिंधु नदी का उद्गम है। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो कैलाश पर्वत श्रृंखला पर है सिंधु नदी का उद्गम। वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है, तो वह कौन सी नदी है? सतलज नदी है। किशन गंगा एक सहायक नदी है। किसकी? झेलम की। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है वह है सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है। ब्यास और सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है कौन सा? क्या फैला हुआ है? तो वह है विष्ट का दोआब। कौन सा है? विष्ट का दोआब। आगे देखते हैं, वह नदी जिसके स्रोत बिंदु यानी पॉइंट ऑफ बिगिनिंग लगभग एक ही है, तो कौन सी नदी है? तो वह है ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों की जो स्रोत बिंदु है वह एक ही है। गंगा की सहायक नदी है, तो वह गंगा की सहायक नदी हो जाएगी सोन। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है, तो फरक्का किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। वह स्थान जहाँ पे भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं उस स्थान को कहा जाता है देवप्रयाग। क्या कहा जाता है? देवप्रयाग। देवप्रयाग इसलिए कहा जाता है, आप लोग को थोड़ा सा ट्रिक भी मैं बता दे रहा हूँ कि देवप्रयाग, जिसे खुद आप देखिए कि भागीरथी जो थी, बोला जाता है कि शंकर जी के जटाओं से निकली हैं, डायरेक्ट तभी निकली हैं और उन्हीं की वजह से शंकर जी खुद एक देवता हैं, तो देवता के नाम से हम लिख सकते हैं कि वह देवप्रयाग हो जाएगा। तो भागीरथी देवप्रयाग, ठीक है। और अलकनंदा, वो भी यही दोनों का संगम जो है आपका देवप्रयाग कहलाता है। आगे अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, तो वह नदी है चंबल। कौन सी नदी हो जाएगी? चंबल। बेतवा नदी मिलती है यमुना में। किस में मिलती है? यमुना में। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है वह है अलकनंदा। कौन सी हो जाएगी? अलकनंदा। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे कट गया है, यहाँ पे एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। हमारे देखने के अनुसार यहाँ पे आंसर अलकनंदा होना चाहिए, आप लोग अपने अनुसार भी देख लीजिएगा। भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है, तो वह नदी है नर्मदा नदी। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है, वह नदी का नाम क्या है? तो वह है कोसी नदी। कोसी नदी जो है, इसे जैसे क्या होती है कि ये जो नदी हो है ना, हर जगह अपने रास्ते को बदल लेती है, इसीलिए इस नदी को
क्या कहते हैं, बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक अगर पूछेगा तो कोसी नदी को भी कहा जाता है। अगला है वो नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है, वह है राप्ती नदी। कौन नदी हो जाएगी, राप्ती नदी। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, वह है गोमती नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, गोमती नदी। गंगा की सहायक नदी जिसके पास उत्तरी धारा है, वह है सोन नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, सोन। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। प्रायद्वीपीय का मतलब वो दक्षिण भारत में होने वाली नदी है, और ये नदी आपकी कौन सी हो जाएगी, सबसे लंबी, गोदावरी। भारत नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक किसका है, तो गोदावरी नदी का। वह नदी जिस पर चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है, वह है इंद्रावती नदी। कुमायूं हिमालय नदियों के बीच में स्थित है, तो किसके किसके बीच में है, तो सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय स्थित है। आगे है भारत की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है, वह नदी का नाम है माही नदी। वह नदी जिसके ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, तो उस नदी का नाम है लूनी नदी। कौन सी नदी है, लूनी नदी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका अपने भ्रंश प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी है, तो कौन सी नदी है, दामोदर नदी। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, तो वह नदी का नाम है वैगाई नदी। वह पश्चिम वाहिनी नदी जो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, वह नदी का नाम है नर्मदा। रिफ्ट घाटी में होकर बहने वाली नदी है, तो वह नदी है नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ। कौन सी हैं, तो सतपुड़ा की श्रेणियाँ स्थित है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में। भारतीय नदियाँ जो एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती हैं, तो नदी है ताप्ती और नर्मदा। आगे है अरब सागर में गिरने वाली नदी है, तो ताप्ती नदी हो जाएगी। अमरकंटक से उद्गमित होने वाली नदी है नर्मदा। नर्मदा प्रवाहित होती है सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य में। किसके किसके मध्य में, सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। कावेरी नदी का उद्गम है, तो कहाँ पे है कावेरी नदी का उद्गम, तो ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों में। ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, वह है कावेरी नदी। दामोदर जिसकी सहायक नदी है, वह है हुगली नदी। कौन सी नदी, हुगली नदी। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है, वह है दामोदर नदी। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं। कैसा अपवाह तंत्र रखती हैं, तो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। अगला है वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, नदी का नाम है महानदी। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है, तो कैसा होता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है, किसके किसके बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का विषय है। सबसे बड़ा हिमनद है, तो वह है सियाचिन का हिमनद। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पे है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मिलाम। क्या कहते हैं, मिलाम। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी में। कहाँ पे, दामोदर घाटी में। भारत का वह राज्य जहाँ पे फुलहर झील स्थित है, तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। पंचपद्रा झील स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे, पंचपद्रा झील, राजस्थान में। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है या निकट है, तो पुलिकट झील के निकट है। कहाँ पे है, पुलिकट झील के निकट है। बेम्बानर झील है जो है केरल में है। वह जलाशय जिसमें मध्य प्रदेश का हरसूद नगर जलमग्न हुआ था, वह है इंदिरा सागर। कौन सा है, इंदिरा सागर है। आगे है रहस्यमयी झील कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। दो भारतीय राज्यों की साझेदारी करने वाली झील है, तो झील का नाम है पुलिकट झील। मुंबई की मीठी नदी निकलती है कहाँ से, तो बिहार झील से। कहाँ से निकलती है, बिहार झील से। चिल्का झील स्थित है कहाँ पे, उड़ीसा में। उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। घाट प्रभा नहर परियोजना स्थित है, तो कर्नाटक में। कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका उकई नहर परियोजना स्थित है। तो उकई नहर परियोजना कहाँ पे स्थित है, तो यह है आपका गुजरात में स्थित है। आगे नीरा नहर परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में।
तुलबुल परियोजना अवस्थित है झेलम नदी पे। कहाँ पे? झेलम नदी पे। चेरुथानी बांध अवस्थित है पेरियार नदी पर। मलमपुंझा बांध अवस्थित है मलमपुंझा नदी पर। कोटेश्वर बांध बनाया गया है भागीरथी नदी पर। कहाँ पे? भागीरथी नदी पर। वह राज्य जहाँ पर सुइल नदी परियोजना चल रही है वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध है टिहरी बांध। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। बेतवा नदी पे बनाया गया बांध है तो राजघाट बांध है। दामोदर नदी से निकलने वाली नहर है एडन नहर। कौन सा नहर हो जाएगा? एडन नहर। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। भारत का वह राज्य जहाँ नागार्जुन सागर परियोजना है वह है आंध्र प्रदेश राज्य। कौन सा राज्य हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है कहाँ पे? तो गुजरात में। भारत का वह राज्य जहाँ सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है तो वह है उत्तर प्रदेश राज्य। रणजीत सागर बांध अवस्थित है रावी नदी पर। कहाँ पर है? रावी नदी पर। वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है तो वह है तेलुगु परियोजना। क्या है? तेलुगु परियोजना हो जाएगा जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक पे कार्यरत है, यह संयुक्त कार्य है तो यह है तेलुगु गंगा। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल, यहाँ पे देखिए तेलुगु गंगा होगा। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। कहाँ पे हो जाएगा? हरिके बैराज का। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर निकलती है सतलज से। कहाँ से? सतलज से। रोहतांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग जल विद्युत परियोजना है। नागार्जुन सागर बांध अवस्थित है कृष्णा नदी पर। कहाँ पे? कृष्णा नदी पर। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक पे। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। उन दो राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु एक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं वो कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। बगलीहार परियोजना अवस्थित है चिनाब नदी पे। कहाँ पे? चिनाब नदी पे हो जाएगी बगलीहार परियोजना। उसके बाद है कलपोग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मंगलम सिंचाई परियोजना है केरल की। सेतु समुद्र परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। बकिंघम नहर का मुख्य कार्य है तो क्या है मुख्य कार्य? सिंचाई और नौका गमन। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। क्या होता है? प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है तो भाखड़ा नागल की है। किसकी है? भाखड़ा नागल की है सिंचाई परियोजना। ठीक है। रुद्र सागर विकास योजना है किस कहाँ की? तो यह है त्रिपुरा की। ठीक है। त्रिपुरा की हो जाएगी रुद्र सागर विकास। आगे देखिए दोस्तों, आगे है आपका जवाहर सागर बांध स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। वह नदी जिसके मुहाने पे पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है वह है मिसिसिपी नदी। आगे यूरोप के चार राजधानियों से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है तो उस नदी का नाम है डेन्यूब। नीली नदी या ब्लू नील नदी किस झील से निकलती है? तो झील का नाम है ताना झील। कौन सा झील हो जाएगा? ताना झील। करीबा बांध निर्मित है तो करीबा बांध किस पे निर्मित है? जाम्बेजी नदी पर। अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है उस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। कौन सा है? लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी है राइन नदी। भारत पाक बगलीहार परियोजना स्थित है चिनाब नदी पर। एशिया का सबसे लंबी नदी, अगर पूछ रहा है एशिया का सबसे लंबी नदी तो वह है यांग तिस्क्यांग। क्या है? यांग तिस्क्यांग है। आगे बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। महावेली गंगा एक नदी है श्रीलंका की। कहाँ की? श्रीलंका की। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में। विश्व का सबसे गहरी झील है बैकाल झील। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए?
तो उत्तरी अमेरिका का जो सुपीरियर झील है ना, वह लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। पर्ल आर साइबेरिया पर्ल ऑफ साइबेरिया कहाँ जाता है, किसको कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है और सबसे गहरी झील भी है। आगे है, जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित झील है, तो उस झील का नाम है डल झील। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील अगर पूछेगा तो वो कौन सी झील हो जाएगी? क्षेत्रफल के आधार पे कैस्पियन सागर। कौन सी हो जाएगी? कैस्पियन सागर। 1000 झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। किसको कहा जाता है? फिनलैंड को। यूएसए में स्थित झील है तो मिशिगन झील हो जाएगा। असम में अवस्थित झील है चपनाला झील। कौन सी झील हो जाएगी? चपनाला झील। चिल्का झील स्थित है तो वह है उड़ीसा में। सुपीरियर झील पर स्थित नगर है दुलुथ। क्या है? दुलुथ है। वेनुजुला में अवस्थित जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। आगे देखते हैं भू जल संसाधन। जो अगला टॉपिक है वह है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट घाटी परियोजना लागू की गई है बेतवा नदी पे। कहाँ पे? बेतवा नदी पे। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। किसने किया था? दिनसा जे दस्तूर ने। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। कहाँ पे है? हरिके बैराज इंदिरा गांधी का उद्गम स्थल। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है सरयू पार मैदान में। कहाँ पे? सरयू पार मैदान में। आगे भाखड़ा नागल किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। रोंगटांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है तो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है तो कहाँ पे है? हरिद्वार में है। कहाँ पे हो जाएगा? हरिद्वार में हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका वह जलाशय चंबल नदी पर बना। तो कौन सा जलाशय? तो राणा प्रताप सागर बना है। भारत की सिंचाई क्षमता का अधिकांश प्रतिशत पूरा होता है लघु और बृहद परियोजनाओं से। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे अगला टॉपिक है आपका वह है पर्वत, पहाड़ियाँ एवं हिमनद। माउंटेन हिल्स एंड ग्लेशियर। बृहद हिमालय को इन नाम से जाना जाता है, उस नाम को कहते हैं हिमाद्री। भारत का सबसे पुराना पर्वतीय क्षेत्र है अरावली। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? सरोवियन मैदान का। कंचनजंगा शिखर है तो कहाँ पे है? भारत में हो जाएगा। अक्साई चीन का भाग है लद्दाख पठार। हिमालय पर्यायवाची है महान हिमालय का। किसका हो जाएगा? महान हिमालय का। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे हैं धौलाधर और पीर पंजाल। उत्तर प्रदेशी या उत्तरांचल हिमालय का सर्वोच्च शिखर है तो वह है नंदा देवी। आगे देखते हैं वे पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं वह है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कार्डमम पहाड़ियाँ जिसकी सीमाओं पर स्थित है वे है केरल और तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा? केरल और तमिलनाडु। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है वह है अनाई मुड्डी। नंगा पर्वत अवस्थित है जम्मू और कश्मीर तक। आगे है लघु हिमकाल माना जाता है 1650 से 1870 तक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सैंडिल पीक। कौन सी है? सैंडिल पीक। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक। कौन सी है? शिवालिक। धौलाधर और पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ अवस्थित हैं लघु हिमालय में। कहाँ पे? लघु हिमालय में। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं विभिन्न महाद्वीपों में विशिष्ट क्या क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए अफ्रीका में सबसे जो बड़ा देश है वह है अल्जीरिया। अफ्रीका में सबसे बड़ा देश क्या हो जाएगा? अल्जीरिया। सबसे छोटा देश मोवोटो। क्या है? मेओटो। और सबसे अगर पर्वत देखेंगे तो माउंट किलिमंजारो हो जाएगा जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5895। सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो नील नदी है। और गहनतम बिंदु देखेंगे तो आसाई झील है जिसकी गहराई कितनी है? 156 मीटर। अगला है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में देखिए सबसे कोई देश तो है नहीं, ना बड़ा है ना छोटा हो जाएगा, कोई नहीं है। सबसे बड़ा पर्वत देखेंगे तो वह है विंसन मासिफ है जिसकी ऊंचाई है 5140। और सबसे लंबी नदी देखेंगे तो वह है ओनेक्स है। और गहनतम बिंदु अगर देखेंगे मतलब गहनतम बिंदु है बेंटेल ट्रेंच
जिसकी गहराई जो है 2853 मीटर है। अगला है एशिया। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन हो जाएगा, सबसे छोटा देश हो जाएगा मालदीव। सबसे ऊंची चोटी या पर्वत चोटी देखेंगे तो वह है माउंट एवरेस्ट और इसकी ऊंचाई जो है 8850 है। सबसे लंबी नदी देखेंगे तो यांगसी हो जाएगी और सबसे गहनतम बिंदु देखेंगे तो वह है डेड सी, जिसकी लंबाई जो है गहराई जो है 397 है। अगला देश, अगला जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया और इसमें सबसे बड़ा देश भी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सबसे छोटा जो देश है वो है नीरू। कौन सा देश है? नीरू। और सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा माउंट कोसिस्को। क्या है? माउंट कोसिस्को है और इसकी ऊंचाई है 2228 मीटर। और सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी मर्रे है और सबसे गहनतम बिंदु जो होगी वो है आयर झील, जिसकी गहराई जो है यह 16 मीटर। आगे देखेंगे यूरोप, और यूरोप की सबसे बड़ी देश हो जाएगा वह है रूस। सबसे छोटा जो देश हो जाएगा वह है वेटिकन सिटी। और सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा वह है माउंट एल्ब्रूस है, जिसकी ऊंचाई जो है 5642 है। और सबसे लंबी नदी देखेंगे तो वह है वोल्गा। और सबसे गहरी झील मतलब सबसे गहनतम बिंदु देखेंगे तो वह है कैप्सियन सागर, जिसकी गहराई कितनी है? 28 मीटर। आगे देखते हैं दोस्तों, वह है उत्तरी अमेरिका। इसमें सबसे बड़ा देश हो जाएगा कनाडा, सबसे छोटा देश हो जाएगा सेंट पीरे। और सबसे ऊंचा पर्वत देखेंगे तो वह है माउंट मैकिन्ले और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6194 है। आगे है आपका, आगे सबसे लंबी जो नदी है वह है मिसौरी। और सबसे गहनतम बिंदु है वह है डेथ वैली या इसे मृत सागर भी कहते हैं और इसकी जो गहराई है वह है 86 मीटर। आगे जो महाद्वीप वो है दक्षिण अमेरिका। सबसे बड़ा देश देखेंगे तो ब्राज़ील। सबसे छोटा देश है तो फॉकलैंड है। और सबसे ऊंचा पर्वत है तो वो है ओजस डेले सेलेडो और ऊंचाई अगर देखेंगे तो 7084 है। और सबसे लंबी नदी इसमें है अमेजन नदी। गहनतम बिंदु है वह है वाइल्डस पेनिन और इसकी जो गहराई है वह है 40 मीटर। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका, वह है नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरी है। तो क्या घिरी है? सतपुरा की पहाड़ियाँ। मैकालगंज स्थित है छत्तीसगढ़ में। जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है लेह। कौन सा है? लेह। भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा स्थित है वह है सिक्किम। वह दर्रा जिसमें से लेह जाने का रास्ता है वह है जोजिला। कौन है? जोजिला हो जाएगा। सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया था वे हैं भारत और चीन। कौन हो जाएगा? भारत और चीन। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। सीप कला दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है इंडीज। व्हाइट पर्वत स्थित है यूएसए में। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंटेन किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ पे? तो यह है तंजानिया में। कहाँ पे हो जाएगा? तंजानिया में। माउंट टिटलिस स्थित है स्विट्जरलैंड में। माउंट टिटलिस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका एपी9 पर्वत अवस्थित है। तो यह कहाँ पे है? इटली में है। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज है। कौन सा है? पेरिनीज है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत स्थित है कहाँ पे? अफ्रीका में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है जर्मनी में। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह है एंडीज पर्वत जो है श्रेणी जो है यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। राइन नदी के किनारे कौन सा है? तो ब्लैक फॉरेस्ट है। अगला जो टॉपिक वह है मरुस्थल एवं शुष्क देश, डेजर्ट एंड ड्राई एरियाज। उसमें है भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल लद्दाख। सबसे बड़ा मरुस्थल थार। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल थार। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा अफ्रीका महाद्वीप में। आगे है आपका विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल देखेंगे तो वह है आटाकामा चिली पेरू में है। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी चीन मंगोलिया। सबसे बड़ा पठार अगर देखेंगे तो वह है कोलोराडो का पठार। दक्षिण गोलार्ध में स्थित मरुस्थल वह है कालाहारी। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है पेंटागोनिया। ठीक, आगे आपको देखते हैं थोड़ा सा और विश्व के जो प्रमुख है रेगिस्तान, उसके बाद देखते हैं जो सहारा है लगभग 11 देशों की सीमाओं को छूती है और इसका क्षेत्रफल आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा? 84 लाख।
कितना है, 84 लाख है। अब विस्तार क्षेत्र देख लें कहाँ किस किस देश में है, तो अल्जीरिया में है, चाड है, लीबिया है, माली है, मारितानिया है, नाइजर है, सूडान है, ट्यूनेशिया है, मिस्र और मोरक्को, इतने देश हैं। अगला जो आपका है वह है ऑस्ट्रेलियन, जो 15,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें ग्रैंड सेंट्री, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट्स रेगिस्तानी क्षेत्र इनमें सम्मिलित हैं। उसके बाद है अरेबियन। अरेबियन में कितना है, तो 13 लाख है। इसमें देश देखेंगे तो दक्षिण अरेबिया, दक्षिण अरब, सऊदी अरब, यमन, सीरिया, खाली क्षेत्र, नाफूद क्षेत्र के रेगिस्तान सम्मिलित हैं। अगला है गोबी, जो 10,40,000 एरिया कवर करता है, मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। कालाहारी, जो 5,20,000 एरिया कवर करता है, ये बोत्सवाना, मध्य अफ्रीका में है। तकला माकन जिसे कहते हैं, या टकला माकन भी है, यह 3,20,000 एरिया में फैला हुआ है। यह सिकियांग चीन में स्थित है। सोरनर जो है आपका 3,10,000 एरिया में फैला हुआ है, और यह एरिजोना एंड कैलिफोर्निया देश में अवस्थित है, जो यूएसए और मैक्सिको में है। नामीब, जो 3,10,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है, और यह दक्षिण अफ्रीका नामीबिया में है। कराकुम जो है 2,70,000 क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तुर्कमेनिस्तान में है। आगे देखते हैं, आगे आपका वह है थार जो है 2,60,000 क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में अवस्थित है। सोमाली जो है 2,60,000 इसका क्षेत्रफल है, यह सोमालिया अफ्रीका में स्थित है। दिसितो डे सेचुरा जो यह 2,60,000 इसका क्षेत्रफल है, यह उत्तरी पश्चिमी पेरू जो दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। आटाकामा 1,80,000 है एरिया इसका, उत्तरी चिली और दक्षिणी अमेरिका में है। यह काजिलकुम जो है 1,80,000 एरिया है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में अवस्थित है। आगे है दस्ते अलूट, जो 52,000 एरिया है, यह पूर्वी ईरान में स्थित है। अब मोजाब जो है 35,000 एरिया है, यह दक्षिणी कैलिफोर्निया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अवस्थित है। आगे है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल देखेंगे तो दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, थार हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना नामीबिया में। मरुस्थलीय पौधों की जड़ लंबी होती है, क्यों लंबी होती हैं, क्योंकि जो पानी होता है वो नीचे चला जाता है, तो पानी नीचे चला जाता है तो जड़ें क्या होंगी, लंबी होंगी, जिससे क्या करेंगी, जड़ें जो है पानी के तलाश में लंबी हो जाती हैं, क्योंकि पानी जो होते हैं मरुस्थलों में नीचे चला जाता है। आगे है दस्त और लूट अवस्थित है, तो अभी हम ऊपर देखें कहाँ पे, ईरान में। तकला माकान जो है मरुस्थल अवस्थित है तो चीन में। गोबी जो है मंगोलिया में स्थित है। भारत में कौन सा है, वो हो जाएगा आपका थार। अगला जो टॉपिक वो है फॉरेस्ट या वन। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल का वनों के अंतर्गत है, तो क्या है 21.71%। और इस टॉपिक को हम दोस्तों स्पीडी करंट अफेयर में भी पढ़ाया गया है, आप लोग वहाँ पे भी जाके करंट अफेयर भी देख सकते हैं, इसमें बताया गया है, जो हमारे 24 स्टडी वाला पे आप देख सकते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, तो यह है 24.62%। सदाबहार वन पाया जाता है तो पश्चिमी घाट में। भारत का वह राज्य जहाँ पे सागवान का वन पाया जाता है तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश। अति सघन पूछ दे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, ठीक से क्षेत्रफल प्रतिशत वाला राज्य पूछ देगा तो भी अरुणाचल प्रदेश होगा, और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश होगा। इतना कन्फ्यूजन मत रखिएगा, अगर वनों में सर्वाधिक परसेंटेज आ गया तो अरुणाचल प्रदेश, आप बस नॉर्मल पूछे कि सर्वाधिक क्षेत्रफल तो मध्य प्रदेश। एक वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है, वह है यूकेलिप्टस है। क्या है, यूकेलिप्टस है। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पे वन रखने का लक्ष्य है, तो 1/3। संघ राज्य क्षेत्र समूहों में वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75 से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है, वह है अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मेघालय और मिजोरम। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे
जो है आपका कुल भौगोलिक क्षेत्र में 75% से अधिक जो है क्षेत्र ये किससे है? वनों से आच्छादित है। आगे नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं तो कहाँ पे पाई जाती हैं? तो वीराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है वह है भूटान देश। देखिए कितना अच्छा देश है जहाँ पे टोटल 70% भाग आपका वन होना चाहिए। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना? 70% तो वन। तो वहाँ पे सब कुछ अच्छा ही होगा क्योंकि वन जब है तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन भी अच्छा उनको मिलेगा, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, आप लोग भी पेड़ पौधे लगाया करिए। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है कितना है? 3.4% है। सागौन तथा साल उत्पाद हैं, किसके उत्पाद हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के उत्पाद हो जाएंगे। भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं तो गंगा डेल्टा में पाए जाते हैं। वह राज्य जिससे उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छित क्षेत्र है वह है उत्तर प्रदेश। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था तो 1986 ईस्वी में। साइलेंट वैली स्थित है केरल में। पौधे और पशुओं की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड यानी NAEV की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई, कब? 1992 ईस्वी में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना की गई तो कब की गई थी? 2010 में। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है तो देहरादून में। देहरादून में कहाँ क्या स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान। आगे सामाजिक वानिकी हेतु प्रोत्साहित किया जाता है क्या करने के लिए? बहुउद्देशीय वृक्षों के बहुउपयोगी वृक्षों के रोपण को। ठीक, वन ह्रास का मुख्य कारण है कृषि क्षेत्र का विकास। भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? 1980 में। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है कैसे? वन के रोपण से, या वनारोपण भी कहते हैं इसको। आगे है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता, कौन सा नहीं करता है? उसमें वनों को काटना जो है यह पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बनाने में मदद नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है कहाँ पे? गोवा में। नेपाल में भारत में वन्य जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का उद्देश्य क्या है? तो गिद्ध का संरक्षण करना। क्या हो जाएगा? गिद्ध का संरक्षण करना। बहुउद्देशीय वाले वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है सामाजिक वानिकी में। वह ड्रग जो गिद्धों की समष्टि में हास्य के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदन की गई है वह है डिक्लोफिनेन सोडियम। क्या है? डिक्लोफिनेन सोडियम। वह राज्य जहाँ की जनजाति महिलाओं ने पेड़ काटने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की सर्वप्रथम घोषणा की है तो वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना शुरू की गई है कब? 1973 में। कब? 1973 में। द ग्रेट इंडियन वस्टर्ड जो एक विलुप्त प्राय पक्षी की प्रजाति है आजकल भारत में पाया जाता है कहाँ पे? राजस्थान राज्य में। चौड़ी पत्ती सदाबहार विशेषता है सेल्वा वनों की। सागरी राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी। अफ्रीका का वह देश जहाँ सघन उष्णार्ध वन है वो कौन सा है? तो वह है आइवरी कोस्ट। आगे है आयनन वर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं कांगो घाटी में। वह देश जहां उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छिद्र है वह है जापान। शुक्ला फांटा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। टैंगा वन विशिष्टता है किसका? समशीतोष्ण क्षेत्र की। वह महाद्वीप है जिससे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है वह है एशिया। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है किससे? तो शीतोष्णकटिबंधीय शंकुधारी वन से। विश्व में सबसे बड़े एवं घने वन है कहाँ पे? ब्राज़ील में। येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है USA में। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा हो जाएगा? वह देश है नॉर्वे। खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, ये जो टॉपिक है आपका मिनरल रिसोर्सेज स्पेशली इन इंडिया।
वह पत्तन जो भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है वह है लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात कौन करता है, कौन सा वो पत्तन है, तो उस पत्तन का नाम है पारादीप। कौन सा पत्तन, पारादीप। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है कहाँ पे, तो बैलाडीला खान। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है तो चीन में प्राप्त होता है। कहाँ में, चीन में। छत्तीसगढ़ का कोरबा का महत्व है किसके लिए, तो यह एल्युमिनियम उद्योग के कारण महत्व है इसका। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका लौह क्षेत्र है। लौह क्षेत्र कहाँ पे है, तो वह है कुद्रेमुख में। कहाँ पे, कुद्रेमुख में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है तो कहाँ से होती है, वह है क्योझर खान से। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है तो लौह अयस्क की खोज से। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किस पे, जस्ता पे। जस्ता सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो जाएगा, तब राजस्थान हो जाएगा। आगे है वह राज्य जहाँ तांबा का सबसे अधिक भंडार है तो वह है मध्य प्रदेश राज्य, जहाँ पे तांबा सबसे ज़्यादा होगा। भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादित राज्य देखेंगे तो वह है उड़ीसा और झारखंड। सबसे ज़्यादा अगर पूछ दिया बॉक्साइट कहाँ पे होता है तो उड़ीसा और झारखंड में। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र है वह है नेवेली। भारत में कोयला के 2 सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं तो वह है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। आगे है विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है कोयला के खनन के लिए विश्रामपुर प्रसिद्ध है। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान कितना है, 60% तक का कोयला छोटा नागपुर से निकाला जाता है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग है ऊर्जा उत्पादन में। नामचिक या नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में स्थित है कहाँ पे, तो वह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। झरिया कोयला क्षेत्र अवस्थित है झारखंड में। शैल तंत्रों में भारत के कोयला नीचियों का मुख्य स्रोत है तो वह है गोंडवाना तंत्र। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है झरिया कोयला क्षेत्र में। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक किसके में, तो वह है अब्रक के क्षेत्र में। भारत में सबसे बड़ा अब्रक मेखला पाए जाने वाले जिले हैं तो वह है हजारीबाग जिला, गया और मुंगेर। भारत का वह राज्य जो कच्चे अब्रक का अग्रणी उत्पादक है वह है आंध्र प्रदेश। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन है राजस्थान में। भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है मकराना में। कहाँ पे पाया जाता है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है मकराना में। आगे है भारत का वह राज्य जो मैगजीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है तो वह है कोयला। जादूगोंडा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है जादूगोंडा, यूरेनियम के लिए। भारत किसकी आपूर्ति पर आत्मनिर्भर है तो थोरियम की आपूर्ति पर आत्मनिर्भर है। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है केरल में पाया जाता है। मोनोजाइट कहाँ पे पाया जाता है भारत में, मोनोजाइट पाया जाता है केरल में। भारत का वह राज्य जो एस्बेस्टन का सर्वाधिक उत्पादन है तो वह राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। भारत का वह क्षेत्र जो खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है वह छोटा नागपुर का पठार। भारत का वह राज्य जहाँ जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वह राज्य का नाम है राजस्थान। अब आगे देखिएगा आलिया वेट तेल क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पे, गुजरात में। भारत का वह राज्य जिससे कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है वह है गुजरात। कौन सा हो जाएगा, गुजरात। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है तो वह है असम राज्य में। कहाँ पे, नून माटी का तेल शोधक कारखाना असम राज्य में अवस्थित है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है अपतटीय क्षेत्र में। भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है वह है असम। गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात का वह क्षेत्र जहां खनिज तेल के भंडारकों का पता चला है वह है कांडला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, कांडला। वह राज्य जिसमें पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं वह राज्य है गुजरात। हजारी उर्वरक कारखाना आधारित है प्राकृतिक गैस पर। वह प्राधिकरण जिसके द्वारा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्मित की गई है वह है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है तो जामनगर गुजरात में।
नौग्राम तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का वह भाग जहां प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया है वह है आंध्र प्रदेश का अपतटीय क्षेत्र। गुजरात में जहां हाल ही में तेल भंडारण पाया गया है वह है अंकलेश्वर। क्या है? अंकलेश्वर। ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है खंबात की खाड़ी। डोनवास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला हेतु। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला हेतु। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त हुआ है चीन और भारत में प्राप्त हुआ है। कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? तो यह है कारागड्डा काजिकिस्तान। भारत में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक हैं, वह है ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राज़ील। वह देश जिसमें बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं तो वह देश है जापान। जापान का पिट्सबर्ग कहा जाने वाला नगर है वह है युवाता। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश है तो वह है गिनी। बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। किसका अयस्क है बॉक्साइट? एल्युमिनियम का। जापान लगभग आत्मनिर्भर है किस पर? तांबे पे। उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय खनिज है तो वह है तांबा। हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बलरे खान अवस्थित है कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। जो किम्बलरे खान जो है यह दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। संगमरमर क्या है? तो कायांतरित चट्टान है। विश्व में यूरेनियम का प्रमुख भंडार पाया जाता है तो कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। कोयले का वह प्रकार जिसमें अपेक्षा से अधिक प्रतिशत कार्बन का अंश होता है वह है एंथ्रेसाइट। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है वह है यूएसए। आगे है आपका भारत में हीरे की खानें अवस्थित हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है मैक्सिको। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह है रूस। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। महासागरीय जल धाराएँ में देखेंगे तो प्रशांत महासागर की गर्म जल धाराओं में और प्रशांत महासागर की ठंडी जल धाराएँ, इसमें से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला जो गर्म जल धाराओं की बात करेंगे तो इसमें है उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, क्यूरोसियो की जलधारा, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह। उसके बाद है अलास्का की जलधारा है, अल नीनो की जलधारा, सुसीमा की जलधारा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। ये सब क्या है? ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। अब ठंडी जलधाराओं की बात करते हैं तो यह क्यूराइल विषुवत रेखीय जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरुविलियन की जलधारा और अंटार्कटिका की जलधारा। आगे है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, तो इसमें है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, विपरीत विषुवत रेखीय या गिनी की जलधारा, इरमिंजन की जलधारा। ये क्या है? सारे के सारे ये गर्म जलधाराएं हैं अटलांटिक महासागर के। अब देखते हैं अटलांटिक महासागर की जो ठंडी जलधारा है उसमें देखेंगे तो लेब्राडोर है, वेगुएला की जलधारा है, कनारी की जलधारा है, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा हो जाएगी, अंटार्कटिका की जलधारा हो जाएगी, फॉकलैंड की जलधारा हो जाएगी। आगे देखते हैं हिंद महासागर की गर्म और अस्थायी जलधाराओं में देखेंगे तो दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, अगुलहास की जलधारा। ये सारे के सारे गर्म हैं। और उसके बाद देखेंगे हिंद महासागर की ठंडी और अस्थायी जलधाराओं में तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा है वह ठंडी जलधारा हो जाएगी। नोट में देखेंगे तो हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधाराएं जो होती हैं गर्म परिवर्तनशील जलधारा है। शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी और परिवर्तनशील जलधारा है। विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में देख लेते हैं तो एस्किमो जो है यह ग्रीनलैंड और कनाडा में है। तो याद भी आप लोग करते चलिए, जैसे हम इसको याद करवा दे रहे हैं इसमें एस्किम। तो एस्किम को हम कैसे रिलेट करेंगे? तो एस्किम को ये रिलेट करिए कि यहाँ पे एक कोई स्कीम लाया गया। कहाँ पे? स्कीम लाया गया ग्रीनलैंड क्षेत्र में। कहाँ पे? जहाँ पे हरी हरी घासें हों। ठीक है। और किसके लिए लाया गया? जो काने हों या बहरे हों, ऐसे लोगों के लिए लाया गया
कहाँ पे, ग्रीनलैंड पे। तो स्कीम लाया गया काने और बहरे लोगों के लिए, कहाँ पे, ग्रीनलैंड मतलब हरे हरे ज़मीन पे। तो हरे हरे ज़मीन पे काने और बहरे लोगों के लिए स्कीम लाया गया। तो स्कीमों कहाँ हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो सकता है, ग्रीन मतलब हरा, लैंड मतलब ज़मीन, हरे ज़मीन हो जाएगा। तो वही है कि ग्रीनलैंड हो जाएगा, स्कीम लाएगा कहाँ पे, ग्रीनलैंड में। और किसके लिए, कानों के लिए। आगे है खीरगिस। खीरगिस मध्य एशिया। तो खीरगिस, खीर जो है ना गिस गया, मतलब गिस से गिर गया, खीर गिर ऐसे पढ़िए। तो खीर गिर गया कहाँ पे, एशिया के मध्य में। मध्य में कहीं आप जा रहे थे, उसके रास्ते में ही, नहीं कहते रहिए में गिर गया। तो रहिए में गिर गया मतलब मध्य में, रास्ते के मध्य में ही गिर गया। तो ये हो जाएगा, मध्य में गिर जाना मतलब खिरगिस। खिरगिस कहाँ की हो जाएगी, मध्य एशिया की। अब माओरी। तो माओरी में एक शब्द आ रहा आरी, माओरी, आरी, आरी आ रहा है ना। तो आरी कब काम करता है, जब नया होता है, न्यू होता है। न्यू मतलब न्यूजीलैंड, यहाँ पे न्यू यहाँ पे आ रहा है और इसमें आ रहा आरी। तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। तो माओरी न्यूजीलैंड का हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका रेड इंडियन। रेड इंडियन जो है आपका, यह है उत्तरी अमेरिका का। तो उत्तरी अमेरिका का कैसे हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में भी कनाडा। देखिए जब यहाँ के लोग, जैसे कि जब कोलंबस था, कोलंबस का आप लोग नाम सुने होंगे। जब कोलंबस इंडिया खोजने चला तो वह इंडिया न पहुँच करके कहाँ पे चला गया, वह चला गया अमेरिका में। और उसको लगा कि यही इंडियन है, और जब उसको पता चला कि इंडियन नहीं है तो वो उन्हीं के नाम पे उनका नाम रख दिया रेड इंडियन। ठीक है। आगे है पिगमीज। पिगमीज जो है कांगो बेसिन में है। पिगमीज को कांगो बेसिन में कैसे याद करेंगे, तो देखिए पिगमीज मतलब क्या हो जाएगा, पिग है, पिग मतलब सुअर। तो पिग जो है वो क्या हुआ, उसका कान जो है बेसिन में ही फंसा रह गया। जैसे कि होता है ना, पिग मतलब बहुत बड़े बड़े देशों में क्या होता है कि पिग को भी मार कर लोग खा जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बकरा कटता है, वैसे विदेशों में क्या होता है, सूअर को भी लोग मार के खा जाते हैं। यहाँ पे भी खाते हैं, ऐसा नहीं, इंडिया में बहुत जगह लोग खाते हैं। तो मार के खा जाते हैं। तो क्या हुआ कि पिग को बेसिन में जब कटे हुए पीस को धो रहा था तो क्या किया, उसका कान जो है फंस गया। कहाँ पे, बेसिन में। तो पिग की कान बेसिन में फंस गई। तो कांगो बेसिन, किसकी, पिग की। तो पिगमीज कहाँ की जनजाति हो जाएगी, कांगो बेसिन की। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बोरी, बोरी जनजाति जो है ब्राज़ील से। तो बोरी में आप देखेंगे जो बोरा आता है, बोरा का नाम आप सुने होंगे। देखिए जो गांव के लोग होंगे वो तो समझते होंगे बोरा, लेकिन जो शहर के हैं तो अभी समझ ही जानते हैं। क्योंकि देखिए जो मार्केट में बोरा आता है, जैसे कि प्याज वाज जिसमें रखा जाता है, तो उसमें देखेंगे बहुत सारी जाली होती है जाली। तो बोरी, जो बोरा या बोरी कहिए, और उसमें जाली होती है, जाली से ब्राज़ील कर लीजिएगा। बोरी, बोरी मतलब ब्राज़ील, और ये कहाँ की जनजाति हो जाएगी, ब्राज़ील की। ओके दोस्तों, आगे है आपका, वह है मसाई। मसाई, तो मसाई कैसे याद करेंगे, तो मसाई का ऐसे याद कर लेंगे कि जो मसा होते हैं, मतलब शरीर पे क्या होते हैं, मसा होते हैं। तो आप लोग कहते हैं ना कि मेरे पूर्व में देखा था तनी मसा बाकी ना है, तो यही होता है। तो पूर्व में देखिए, अफ्रीका में देखिए, पूर्व में भी देखा था, पश्चिम में भी देखा था, मध्य में भी देखा था, उत्तर में भी देखा था, दक्षिण में भी देखा जाता है। ठीक है। तो अफ्रीका के हर 5 भागों में देखा जाएगा। तो अगर पूर्वी अफ्रीका है, एक मध्य वाला जो खिरगिस था, मध्य में क्या हुआ था, खीर का गिर गया था, तो खिरगिस मध्य अफ्रीका। तो जहाँ पे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी जा रहा, तो समझिएगा कि अफ्रीका का ही ज़्यादातर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मसा है कहाँ पे, आपके पूर्वी भाग पर, मतलब पूर्वी आपके मसा, मान लीजिए चेहरे पे क्या हो जाता है, पूर्वी चेहरे पे क्या हो जाएगा, मसा। तो आप कहते हैं ना कि तुम देख लो, पूर्व में लगल बा का, पूर्व इस साइड में लगा क्या, ऐसा कुछ। ठीक। बेदास, बेदास जो श्रीलंका के, इसको कैसे रिलेट करेंगे, श्रीलंका में सबसे अगर पंडित जो हुए हैं वे है रावण। रावण जो है वो वेदों का बहुत बड़ा ज्ञाता था। तो वेदांश, वेदों से वेदांश, और वहाँ का राजा था, किसका, यहाँ का राजा था, लंका का। तो वेदांश कहाँ की जनजाति हो जाएंगी, श्रीलंका की। निग्रो, निग्रो मध्य अफ्रीका। तो निग्रो को देखिएगा नाग, नाग जो है, निग्रो को नाग, नाग में देखेंगे मध्य में बहुत ही फीका कलर होता है। किनारे किनारे देखिए, बीच में हल्का सा वाइट होता है, किनारे किनारे हल्का हल्का डार्क होते चला जाता है, किनारे किनारे। बीच में क्या होता है,
फीका होता है। तो मध्य में फीका मतलब मध्य में फीका होता है किसका, नागों का यानी निग्रो का, और निग्रो का मध्य में फीका मतलब मध्य अफ्रीका हो जाएगा। ठीक, ऐसे रेट करिए। आगे है सेमांग। सेमांग जैसे रेट करिएगा कि मलेशिया के लोग सेम खाते हैं तो सेमांग मलेशिया हो जाएगा। इकांथा, इक इंक, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, इंक जो है, इंक इंक आ रहा है और यह कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में है। इंकांथा जो है दक्षिण अफ्रीका में है, तो इसको रिलेट कर लेंगे इंक से। तो इंक जो है कभी भी आप लिखते जाइए तो क्या सबसे नीचे किसको कहते हैं, उस दक्षिण को ही कहते हैं ना। तो कॉपी में जब इंक से लिखते हैं तो जब दक्षिण तक आ जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे नीचे तक आ जाते हैं, फिर क्या करते हैं उसको पलट के फिर आगे से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे इंक का सबसे लास्ट पोजीशन क्या हो जाएगा, दक्षिण, और तो इंकांथा का हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। यहाँ तक कोई दिक्कत। हैदा, हैदा को रीड करेंगे। यहाँ पे अमेरिका में अमीर लोग होते हैं, तो अमीरों को हमेशा अपने हद में रहना चाहिए, यानी कि हम देखिए किसी का मजाक उड़ाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो अमीरों को अपने हमेशा हद में रहने का सेंस ये है, अमीर अगर आप बन गए हैं तो पोलाइट रहिए, किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करिए, कोई गरीब इंसान हो ऐसा व्यवहार मत करिए कि उसको भी बुरा लगे, बस यही ट्रिक है यहाँ पे। तो अमीरों को कैसा रहना चाहिए, हद में रहना चाहिए। उसके बाद तारतार, तारतार जो है साइबेरिया, तो साइबेरिया को साई महाराज से रिलेट कर लीजिए, और साई महाराज के दर्शन के लिए तातार लगा रहता है, नहीं कहता ताता लगा हुआ है, ताता लगा हुआ तारतार हो जाएगा। बद्दू, बद्दू को रिलेट करिए दद्दू में, और दद्दू में क्या दिखते हैं, रब दिखते हैं, नहीं कहता तुझ में रब दिखता है, तो उसमें है दद्दू में रब दिखते हैं। ठीक है, आप अपना वाला मत समझ लीजिएगा। आगे है यूकाधिर। यूकाधिर जो है यह साइबेरिया में है। तो काधिर जो है देखिए, जैसे कि काधिर, काधिर जो है कादर खां से रिलेट कर लीजिएगा। कादर खां के लिए भी कितने हैं कि उनके जो फॉलोअर हैं उनके लिए क्या होती है, बड़ी सी भीड़ लग जाती है। जैसे साइबेरिया, जैसे साईं भगवान का था उसमें ताता लगा था, इसलिए यूकाधिर के लिए भी साईं से रिलेट कर, या इस तरह से भी कह सकते हैं कादर जो थे, कादर वो साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। और यहाँ पे देखिए जापान का, जापान में शब्द आ रहा पान, और इसमें कहा करा आइनू, आइनू जापान, आइनू जापान मतलब आइनू पान, पान आयु ऐसा कुछ। तो आइनू पान, आइनू पान, पान खाना का मन किया तो नहीं कहते हैं, बनारस का पान तो सबसे अच्छा माना जाता है, तो कहें आइनू पान लैलू पान, ऐसा आइनू पान लैलू पान जापान। ठीक, तो आइनू कहाँ का हो जाएगा, जापान का। बुशमैन, बुशमैन जो होते हैं एकदम बुशमैन जो हो जाएंगे, देखिए बुशमैन अगर देखेंगे तो बुशमैन जो आदमी होता है, मैन होता है, ये बुश उस लगा कर मतलब सब कुछ टेंट पेंट लेके खूब अच्छा हो बन जाता है। लेकिन जब टेंट पेंट लगा लेता है, अब कैसे लोग लगाते हैं, जो थोड़ा सा काले लोग होते हैं वो थोड़ा सा और प्रयास करते हैं खूब बढ़िया से बुशमैन ब्रश व्रश लगा हुआ के एकदम टनाटन हो जाए और मस्त लगाएं। ठीक है, तो बुशमैन हो जाएगा, और ये हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल। पपुआंस न्यू गिनी, पपुआंस न्यू गिनी का देखेंगे तो पपुआंस का क्या हो जाएगा, न्यू गिनी। अब देखिए जो पपुआ होता है, पापुआ मतलब होता है एक ऐसी चीज़ होती है, आप लोग को नहीं पता होगा, पपुआ एक तरह का खाने वाला चीज़ होता है। तो जब न्यू न्यू बनता है ना तो उसको क्या कहते हैं, कहते हैं न्यू न्यू नया नया बना ला पहले ही खा ली हम। कोई भी लड़का छोटा सा बच्चा कहता है हमके पहले दी है, तो यही बात है कि जो नया नया चीज़ें होती हैं वो पपुआ जो मिलता है बना हुआ वो जल्दी खाएं। याकू, याकू को लिखेंगे, याकू को लिखिए चाकू, और चाकू क्या करेंगे, टुंड्रा को अंडा, अंडा चाकू को, याकू को चाकू सेलेक्ट करिए, टुंड्रा को अंडा सेलेक्ट करिए, काट दें। जूलू, जूलू को टाले नहीं मतलब जूलू को जल, और जल को टाले नहीं पी लें, मतलब जूलू ने टाल, न टालो नहीं टालो, पी लो। ठीक, याद हो गया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है आप लोगों को देखिए, अगर आप लोग कहेंगे तो हम ट्रिक से पढ़ाकर सारे ट्रिक के साथ ही आप लोगों को याद करवा देंगे दोस्तों। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जैसा कहिएगा उसी अनुसार हम पढ़ाते रहेंगे। ठीक, लेकिन हाँ एक बात और है कि आप लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, और अपने दोस्तों को भी ये सारे वीडियो थोड़ा शेयर करिए, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत सारे मेहनत लगते हैं, मेहनत का काम होता है, इतना आसान नहीं होता, बहुत सारे हार्ड वर्क करना पड़ता है हम लोगों को भी, फिर रिकॉर्ड करना, सारे कुछ टैग लिखना,
एडिटिंग करना है, सारे बहुत समय लगता है दोस्तों। तो आप लोग थोड़ा सा भी अगर इससे कुछ आप लोगों का फ़ायदा होता हो तो थोड़ा सा समझ के, अपना समझ कर इसको कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के पास तो एटलीस्ट शेयर कर सकते हैं ना। तो इतना आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतना ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है ट्रोपोफाइट। ट्रोपोफाइट क्या है कि विश्व की जो प्रमुख वनस्पतियां उससे संबंधित क्षेत्र के बारे में देखेंगे। तो ट्रोपोफाइट किससे संबंधित है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास और वनस्पति इस क्षेत्र से। हाइग्रोफाइट जो है दलदली भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति। जेरोफाइट, जेरोफाइट मतलब होता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पतियां हो जाएंगी। आगे है हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट जो है ये जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पतियों से संबंधित होता है। आगे है आपका मेसोफाइट। मेसोफाइट जो है शीतोष्णकटिबंधीय कटिबंध क्षेत्र की वनस्पतियों से संबंधित होता है। क्रायोफाइट जो है टुंड्रा और शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पतियों से संबंधित होता है। हेलोफाइट जो है नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पतियों से संबंधित होता है। और लिथोफाइट जो है कड़ी चट्टानों में उगने वाले वनस्पतियों से संबंधित होता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका वह है विश्व की प्रमुख जल संधियाँ हैं। क्या है? विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली जो जल संधि है वह है मलक्का की जल संधि। कौन सी जल संधि है? मलक्का की जल संधि है। और ये क्या करती है? तो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। किससे किससे जोड़ती है? अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। अब भौगोलिक क्षेत्र क्या है इसका? तो इंडोनेशिया और मलेशिया इसका भौगोलिक क्षेत्र हो जाएगा। जल संधि हो जाएगी यह, ये देखिए ये तो हो गया भौगोलिक स्थिति। ये यहाँ तक आप लोग अलग है। ये जो अगली जो टोकरा की जो जल संधि है ये आगे वाली है। ठीक, तो आप यहाँ समझिए मलक्का है किसको किसको जोड़ती है? तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। और कहाँ पे स्थित है? तो इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थित है। इसी पेज को हम थोड़ा सा और जूम कर भी लेंगे क्योंकि उसको हम अगले इधर आगे जूम करके पढ़ा देंगे। अब देख लीजिए पाक। पाक या पाकिस्तान से मत रिलेट करिएगा। देखिए पाक को पाकिस्तान से रिलेट मत कर लिएगा कि पाक है तो पाकिस्तान में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यह भारत और श्रीलंका के बीच में है। पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो है उस जल संधि नहीं है। वहाँ पे जो बॉर्डर लाइन है उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ठीक, और अगर मान लीजिए पूछे जाए भारत और श्रीलंका के बीच में है तो वह चाहे लाइन कहिए या जल संधि कहिए वह है पाक जल संधि। ये कहाँ कहाँ पे है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। मन्नार की खाड़ी आपका भारत में देखेंगे तो दक्षिण में तो है, दक्षिण और पश्चिम के तरफ है। कहाँ पे है? दक्षिण और पश्चिम की तरफ है। और बंगाल जो है दक्षिण और पूर्व की तरफ है। तो इन दोनों को जोड़ती है। भारत और श्रीलंका को क्या करती है? अलग कर देती है। अगला जो है, और ये पाक कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में नहीं है। यह क्या है? श्रीलंका और भारत को अलग करती है। यानी जो बीच में जो श्रीलंका से हल्का सा जो भारत टच किया रहता है ना, तो बीच में जो जल संधि है उसी जल संधि का नाम है पाक। आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा, पाक पाकिस्तान में नहीं है। लूजोन। लूजोन जो है दक्षिण चीन और फिलीपींस सागर को जोड़ देती है। किसको किसको अलग कर देती है? ताइवान और फिलीपींस को अलग कर देती है। बेरिंग जल संधि जो है बेरिंग सागर और चुकसी सागर को जोड़ती है और अलास्का और रूस को अलग करती है। आगे डेविस जल संधि। डेविस जल संधि जो बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है। डेनमार्क जो है उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अलग करती है। डोवर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। इंग्लैंड फ्रांस को अलग करती है। हडसन की खाड़ी जो है हडसन जल संधि जो है यह हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और कनाडा को, और ये कहाँ पे है? तो ये कनाडा में ही है। कनाडा को कनाडा से ही जोड़ देगी। ठीक, चाहे अलग करेगी, कनाडा में ही अवस्थित है ये देखिएगा। जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है आपका कोरिया जल संधि जो है यह जापान और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है और जापान और कोरिया को अलग करती है। मैगलन जल संधि प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और यह अवस्थित कहाँ पे हो जाएगी? तो चिली में।
फ्लोरिडा जो है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, अमेरिका क्यूबा को अलग करती है। बास जो है तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर को जोड़ती है और ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे है कुक। कुक कहाँ पे है तो दक्षिण प्रशांत सागर को जोड़ती है और न्यूजीलैंड में स्थित है। सुंडा जो है जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है और इंडोनेशिया में स्थित है। देखिए यहाँ पे जैसे हमारे देश जहाँ पे बीच में है तो वो स्थित हो जाएगी, और जहाँ दो देशों के बीच में सीमा बना रही है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला हम लोग पढ़े थे अपना भारत वाला देख लेते हैं। तो भौगोलिक स्थिति कहिए या इनको अलग, क्योंकि इन्हीं के बीच में बह रही है तो दो, अगर इनका स्थिति देखेंगे तो भारत और श्रीलंका दोनों कहेंगे ना, अलग तो कह नहीं सकते हैं। या इनको डिवाइड भी तो कर रही है, तो अलग करने की स्थिति भी कह सकते हैं और कहाँ पे स्थित है ये भी बता सकते हैं। ओके, आगे चलिए। आगे जो जल संधि है वो है टोकरा जल संधि, यह पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और जापान में स्थित है। यूकाटन। यूकाटन जो मैक्सिको की खाड़ी और कैस्पियन सागर को जोड़ती है, अब मैक्सिको और क्यूबा को में स्थित है। ओरोंटो। ओरोंटो जो है, ओरोंटो जल संधि जो है एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ती है, इटली और अल्बानिया में अवस्थित है। नॉर्थ चैनल जो है आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, आयरलैंड इंग्लैंड में स्थित है। हारमुज। हारमुज जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में को जोड़ती है, ओमान और ईरान में स्थित है। टारस जो है आराफुरा सागर और पापुआ न्यू गिनी की खाड़ी जो है इसको जोड़ती है और न्यूमोनी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। डार्डेन लीज जो है यह मरमरा सागर एवं एजियन सागर को जोड़ती है और टर्की में स्थित है। बारफोरस। बारफोरस जो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, टर्की में स्थित है। आगे देखते हैं। वेलेनेन द्वीप जो है सेंट लॉरेंस खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और कनाडा में स्थित है। फोबेक्स। फोबेक्स जो है तस्मान सागर और जावा सागर को जोड़ती है और न्यूजीलैंड को अलग करती है। कारीमाटा जो है दक्षिण चीन सागर एवं जावा सागर को जोड़ती है, इंडोनेशिया में स्थित है। मकासार जो है यह जावा सागर और सेलीविज सागर को जोड़ती है और इंडोनेशिया में स्थित है। सुगारू। सुगारू जो है जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, जापान में स्थित है। सुसीमा। सुसीमा जो है जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है और जापान में स्थित है। वाव और मंडन जो है लाल सागर और अरब सागर में को जोड़ती है और यमन जिबूती में अवस्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, झीलों के बारे में देख लेते हैं। अब झील जो है आपका ये पहला झील है, विश्व की प्रमुख झीलों में पहला जो है वो है कैस्पियन झील। ठीक, इस पेज को थोड़ा सा जूम कर लेने दीजिए, अलग अलग पढ़ा देंगे। हाँ, यहाँ पे देखिए कैस्पियन सागर जो है रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान 5 देशों से संबंधित है कैस्पियन सागर। सुपीरियर झील जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। विक्टोरिया झील जो है केन्या, युगांडा और तंजानिया, कहाँ पे केन्या, युगांडा और तंजानिया। अरब सागर झील जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। ह्यूरन झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका। टांगानिका झील जो है तंजानिया, जम्बोजिया और जैरे। बैकाल झील रूस में। मलावी झील मलावी और मोजाम्बिक में। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में। ईरी झील देखेंगे तो कहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। अब विनिपेग झील जो है यह कनाडा में है। आगे देखते हैं इधर, आगे आपका ओंटारियो झील। ओंटारियो झील जो है आपका यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है और क्षेत्रफल है 19,010। देखिए क्षेत्रफल इतना नहीं पूछ सकता, आप लोगों में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा, बस ये पूछ लेगा कि ये झील कहाँ पे स्थित है। ओके, जिसको क्षेत्रफल याद करना हो ये कर सकता है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर सकते हैं। आगे वालखस झील जो है कजाकिस्तान में है। चाड झील जो नाइजीरिया, नाइजर और चाड कैमरून में है। लेडोगा झील जो है रूस में है। ओनेगा झील जो है रूस में है। आयर झील जो है ऑस्ट्रेलिया में है, कहाँ पे है आयर झील ऑस्ट्रेलिया में है। आगे टिटिकाका झील जो है पेरू और बोलाविया में है। निकारागुआ झील जो है निकारागुआ में है। अथावास्का झील कनाडा में। रेंडियर झील जो है कनाडा में। रोडोल्फ झील केन्या में। इसी को कुल झील जो है किर्गिस्तान में। ठीक, ओके। आगे है आपका भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। ये टॉपिक आपका पॉलिटिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। क्या टॉपिक है, भारत और
विश्व का राजनीतिक भूगोल। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिएगा, विश्व का 7वां बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? भारत। भारत का सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य क्या हो जाएगा? गुजरात। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र कौन सा हो जाएगा? भारत। भारत की भूमि सीमा का विस्तार कितना है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत की उपमहाद्वीपीय का देश जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है तो वह है श्रीलंका। भारतीय उपमहाद्वीप में राष्ट्रपति शासन प्रणाली कहाँ पे है? श्रीलंका में। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है तो भूमध्य रेखा के ऊपर में। आगे कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 80 पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है मध्य प्रदेश हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल जो है पृथक करता है किसको किसको? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय में। भारत का वह राज्य जहाँ पे सूरज सबसे पहले दिखा था तो अरुणाचल का किवदू हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश तो होगा ही होगा, अगर पूछ देगा अरुणाचल प्रदेश में कहाँ तो किवदू हो जाएगा। ओके, आगे है आपका भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। रेड क्लिफ लाइन अभी आपको बताया भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डूरंट लाइन किसके बीच में है? जो सीमा तय करती है तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में। सॉरी, हाँ, भारत की सीमा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंट लाइन बनाती है। ओके, भारत का प्राचीनतम भाग है दक्कन का पठार। क्या है? दक्कन का पठार। सिलवासा राजधानी है किसकी? दादर नगर हवेली की हो जाएगी। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो दिल्ली हो जाएगा। सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? तो लद्दाख हो जाएगा। उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित हुई है। 8वीं बहन 7 सिस्टर पहले किसको कहा था? जो 7 बहनें थीं उसमें एक और शामिल हो गया है। वह राज्य का नाम पूछ लेगा तो राज्य हो जाएगा सिक्किम। कैसे? अब याद कैसे करेंगे? याद कैसे करेंगे? तो होता है ना कि पैसे में बहुत ताकत है। लोग कहते हैं तो पैसा किससे बनता है? सिक्का से। तो सिक्कों में बहुत ताकत है जिससे बहुत लोग जुड़ते जाते हैं। जब 7 बहन थी तो एक 8वां भी बहन हो गई सिक्का के मदद से, मतलब पैसा के मदद से। और ये राज्य हो जाएगा सिक्किम और ये 8वां राज्य होगा भारत का और ये 8वीं बहन भी होगी। जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है राज्य है त्रिपुरा। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश जो है वह है लक्षद्वीप। वह शहर या नगर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है वह शहर या नगर है गुवाहाटी। आगे है मैकमोहन रेखा जो है सीमा बनाती है भारत और चीन के बीच में। किससे किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है आपका 7 जो पड़ोसी देश हैं भारत की इसकी सीमाओं की लंबाई एक बार देख लेते हैं। जैसे जो बांग्लादेश है, पहला देश आपका कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। जो इसकी टोटल लंबाई आप देखेंगे तो 4096.7 है। और इससे संबंध जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके बारे में जरूर पूछे। देखिए लंबाई तो बहुत कम पूछता है लेकिन राज्य जरूर पूछ लेता है, तो आप लोग राज्य जरूर याद करिएगा। यह असम हो जाएगा, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल। चीन का देख लेंगे तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं तो अच्छे क्लियर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, आगे है पाकिस्तान। पाकिस्तान का गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम व उत्तराखंड। आगे है आपका म्यांमार। म्यांमार जो है यह भारत के कितने राज्यों को? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर को। भूटान, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल एवं अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान जो है लद्दाख या पाक अधिकृत जो क्षेत्र है उसको टच करता है। ठीक, ओके। आगे है आपका भारत के कुल 16 पड़ोसी राज्य जो हैं ये देश की सीमा से जुड़ते हैं। आगे आपका भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह राज्य है त्रिपुरा हो जाएगी। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है तो राज्य है मिजोरम। मिजोरम जो है ऐसा राज्य है जिसकी सीमा जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से लगी हुई है। आगे आपका म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम देखेंगे तो वह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश। देखिए आप याद कैसे करेंगे? सबसे ऊपर क्या होता है? भगवान सूर्यदेव होते हैं, मतलब अरुण, उनका अरुण नाम होता है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। फिर मान लीजिए
सूर्य के पास जस्ट नीचे मान लीजिए नाग है जी, है नाग देवता, शेष नाग को ले लीजिए तो नाग हो गए। अब फिर नाग के जस्ट नीचे उनकी मणि भी होती है तो मणिपुर हो जाएगा। और उसके नीचे जो जनजाति होती है मिजो या मनुष्य कह सकते हैं, वह उनके नीचे होते हैं तो मिजोरम हो जाएगा। ओके। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती हैं कहाँ पे, तो अटलांटिक महासागर या गिनी की खाड़ी में नल आइसलैंड के निकट। एक क्षैतिज रेखा है जिसकी द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है तो वह है डेटम रेखा। उसे कहते हैं डेटम रेखा कहते हैं। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह 38वीं उत्तरी अक्षांश। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए मार्ग बनाना चाहिए तो वह कैसा हो, देशांतरीय मार्ग बनाना चाहिए। ठीक, वह देशांतर रेखा जो प्रधान यामात्रों के साथ ग्लोब पे बृहत वृत्त का निर्माण करता है तो वह है 180 नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है तो वह नदी का क्या नाम है, जायरी नदी। इसी तरह से मान लीजिए कर्क रेखा का पूछेगा तो माही नदी है जो 2 बार उसको कर्क रेखा को काटती या पार करती है। अब मकर रेखा को तो लिम्पोपो नदी। ठीक, ओके। आगे है प्रधान यामात्र या ध्रुव वृत्तीय एवं विषुवत या भूमध्य रेखा को प्रच्छेदन बिंदु अवस्थित है तो कहाँ पे, आंध्र महासागर में। आगे है भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से गुजरते हैं उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। हार्न ऑफ अफ्रीका का अंग है तो हार्न ऑफ अफ्रीका जो है सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। कौन सा, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं को कहते हैं आइसोगोनिक रेखाएं। क्या कहते हैं, आइसोगोनिक रेखाएं। आगे है उन महाद्वीप का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। वह है अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। क्या है, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जो है एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या जो है अधिकतम है वह महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। इसमें टोटल 54 देश हैं। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत जो है वह सर्वाधिक है तो वह महाद्वीप है यूरोप। कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, यूरोप। आगे है आपका वह देश समूह जिसकी सीमा जो है इजराइल से लगी हुई है तो वह लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। कौन सा हो जाए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। दक्षिण पूर्वी एशिया में एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश जो देखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया में वह है लाओस। वह देश जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है वह है ग्रीनलैंड। कौन है, ग्रीनलैंड। दक्षिण एशिया के सर्वाधिक नगरीकृत देश जो है वह है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है दक्षिण एशिया की सर्वाधिक नगरीकृत देश है। ओके। आगे है आपका वह है संसार में अगर पूछ लेगा सर्वाधिक नगरीकृत देश है तो वह है सिंगापुर। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र जो है वह है इंडोनेशिया। वेनेलक्स देश कहे जाते हैं तो वो कौन से देश हैं, तो वेनेलक्स में देख ही सकते हैं तो वेन से हो जाएगा बेल्जियम, नो से हो जाएगा नीदरलैंड और लक्स से हो जाएगा लक्सजेम्बर्ग। ओके। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश जो है इक्वाडोर है। अंतर महाद्वीपीय देश जो है टर्की और ट्यूनीशिया है। लोक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए हैं यह मैक्सिको में। अजरबैजान की राजधानी बाकू स्थित है तो कैस्पियन सागर के किनारे। कहाँ पे स्थित है, कैस्पियन सागर के किनारे। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो है अबू धाबी है। यूरोप का तेल राजधानी कहा जाता है तो एवर्डीन को। यह अकीला स्थित है इटली में। कहाँ पे, इटली में। मैगीनाट रेखा जो है थी कहाँ पे, फ्रांस और जर्मनी के बीच जो सीमा बनाती है। वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है वह देश का नाम है बांग्लादेश। झुकी मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है तो इटली में है। सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध देश जो है वह है जापान। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसे ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है वह है केंटकी। वह देश जिसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा। वह नगर जिसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है उसे कहते हैं ओसाका। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है इस्तांबुल। राजाओं की घाटी अवस्थित है कहाँ पे, मिस्र में। राजाओं की घाटी कहाँ पे है, मिस्र में। आगे है आपका
वह जल डमरू मध्य जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। तो बेरिंग जल डमरू मध्य अभी हम लोग पढ़े भी हैं। उसके बाद है लोमबोक जल डमरू मध्य, जिन दो द्वीपों के मध्य स्थित वह है बाली और लोमबोक। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो पनामा नहर जो है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। डोवर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को क्या करती है, जोड़ती है। डोवर जो जल संधि होती है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। वह जल डमरू मध्य जो एक सुरंग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है उसे कहते हैं स्टेट ऑफ डोवर। क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ डोवर। इसी के द्वारा फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जो है सुरंग के द्वारा जुड़ी जाती हैं। पाक जल संधि जो है समुद्री सीमा बनाती है भारत और किसके बीच में, ये श्रीलंका के बीच में। इसको तो आपको बताएं ही, अच्छे से याद भी करवाए हैं। अगला है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच पाई जाती है हार्मुज जल संधि। डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। तो वियना या बुडापेस्ट और बेलग्रेड। श्वेत नहर नीली नील नदियों के संगम पर अवस्थित है। तो वह है खार्तूम। कौन सा हो जाएगा, खार्तूम। मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य जो है यह क्या है, रियो ग्रांडी नदी जो है सीमा बनाती है। कौन सी नदी, रियो ग्रांडी नदी। अगला जो टॉपिक है वह है जलवायु तथा मौसम। क्या है, जलवायु तथा मौसम, क्लाइमेट एंड वेदर। भारत में मानसून उत्पन्न करने वाली पवन जो है दक्षिण पश्चिमी पवन है। कौन सी है, दक्षिण है और किधर है, पश्चिम से निकलती हैं, वही आपकी क्या करती हैं, मानसून को उत्पन्न करती हैं। भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है किसका, मानसून का। भारत का वह राज्य जहाँ मानसून सबसे पहले पहुँचता है तो वह राज्य है केरल। एक ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वार्षिक वर्षा जो है 200 सेमी से अधिक होती है और ढलाव जो है पहाड़ी स्थल है किसकी खेती अभिष्ट होती है, मतलब आइडियल होती है, वह है चाय की खेती। जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से वर्षा होती है और ढलाव पहाड़ी है। जैसे क्या है, जो असम में चाय ज़्यादा होती है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि पहाड़ियाँ होती है। असम में जो होता है बारिश भी देखिए, वहाँ पे मेघालय जो है असम के पास ही सटा हुआ है, जिसे चेरापूंजी जो है सबसे ज़्यादा बारिश का माना जाता है। तो असम में भी वहाँ पे बारिश होती है और वहाँ पे पर्वत और पहाड़ भी हैं और ढलाव है, तो वहाँ पे चाय की खेती भी अच्छी होती है। ठीक है, तो वह बोला कि 200 सेमी से अधिक बारिश हो और ढलाव क्षेत्र हो। ओके, आगे उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य जो है वह है तमिलनाडु। कौन सा राज्य हो जाएगा, तमिलनाडु। भारत का वह स्थान जहाँ पे सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है वह है लेह। सबसे कम अगर वार्षिक वर्षा होगी तो वह है लेह हो जाएगा। भारत के उत्तरी मैदान में शीत वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों द्वारा। किसके द्वारा वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है तो वह है लघु औद्योगिक इकाइयों का। किसका सर्वाधिक योगदान है, तो लघु औद्योगिक इकाइयों का सर्वाधिक योगदान है। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य जो है वह है केरल। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। भारत का वह क्षेत्र जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है वह है उत्तर पश्चिम क्षेत्र। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। किससे है, निम्न आर्द्रता से। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान है वह है मानिसराम मेघालय। देखिए मानिसराम और चेरापूंजी दोनों में वर्षा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मानिसराम मेघालय में स्थित है। लौटती मानसून से वर्षा होती तो कोरोमंडल तट पे। भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब लाल लीनो प्रबल होता है। ओके, आगे है आपका वह है वर्ष भर शुष्क रहता कौन, चिली। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है यह कथन संबंधित है थार्नथवेट से। अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र है पंपास का मैदान। विश्व का सबसे ठंडा जो स्थान देखेंगे तो यह है वर्खोयास्क, रूस में है। वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध हैं वह है एशिया महाद्वीप, जहाँ पे सारे प्रकार के जलवायु कटिबंध हैं। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जाना जाता है जहाँ पे वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होती है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र जो है आटाकामा मरुस्थल है। पृथ्वी के अधिकतम प्रस्थित क्षेत्र पर फैला हुआ है आर्द्र प्रदेश। कैसा है, आर्द्र प्रदेश। उष्णकटिबंधीय क्या लिखा देखिए, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण की गति जो वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है वह है मानसूनी जलवायु। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं वह कैसा है, गर्म आर्द्र और दीर्घकालीन ग्रीष्मकाल। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है तो सबको पता ही होगा। आगे है टाइम जोन।
वह तिथि जब दोपहर की आपकी छाया यानी शैडो सबसे छोटी होती है, वह तिथि होती है 22 जून। और सबसे बड़ा दिन भी माना जाता है, देखिए सबसे बड़ा जो दिन होता है 21 जून को माना जाता है। और सबसे वह तिथि जो पूछा गया जिसमें आपकी छाया सबसे छोटी हो तो वो हो जाएगा 22 जून। आगे है आपका इक्विनॉक्स यानी वर्ष में दो काल जो हैं जब दिन और रात जो है बराबर होते हैं, वह समय हो 21 मार्च और 23 मार्च। ठीक। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के समय सूर्य का 49 जो होता है कितना होता है 66.5 डिग्री। वह तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है तो 21 जून। देखिए 21 जून को तब होता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को अल्टरनेट कर दिया गया है, बदल दिया गया है। यहाँ पे ये होना चाहिए था कि वह तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है कि यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे लिखना चाहिए था वह तिथि जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तो वह है 21 जून। ठीक है। अगर यही क्वेश्चन होता है कि वह तिथि जब दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो होता है 22 नवंबर, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध यानी हम लोग उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। हमारे वहाँ जो है वह 22 दिसंबर को सबसे छोटी रात 22 या 23 दिसंबर होता है। तो देखिए कहीं कहीं मान लीजिए वहाँ पे 22 दिसंबर ही माना जाता है ज़्यादातर, तो 22 दिसंबर को सबसे छोटी रात होती है। ओके। तो अगर वो मकर रेखा में जाएंगे हम तो वहाँ पे सबसे बड़ी दिन हो जाएगी। तो सॉरी मकर रेखा बोलिए या तो दक्षिण गोलार्ध बोलिए। ओके, क्योंकि मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ठीक। तो वहाँ मकर रेखा इसलिए हमको याद है क्योंकि मकर रेखा पे सूर्य उसमें बहुत ज़्यादा चमकता है उस दिन। जैसे कि हम लोगों वहाँ कर्क रेखा पे देखिए, यहाँ पे तो क्वेश्चन भी लिखा भी है, देखिए मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पे दोपहर के समय जो सूर्य है 49 होता है ये 66.5 डिग्री पर, और इसी समय ये दिन जो होता है 21 जून का होता है और यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है। इसी तरह से अगर उसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा 22 दिसंबर। ओके। दिन और रात बराबर होते हैं तो भूमध्य रेखा पे, तो भूमध्य रेखा पे जब जाता है इधर से सूर्य तब और फिर आता है तब 2 बार होता है और 2 दिन होता है आपका। यहाँ पे जस्ट हम ऊपर बताए हैं, देखिए यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर को जो दिन और रात बराबर होता है। आगे आपका दिन और रात बराबर होते हैं तो भूमध्य रेखा पे हो जाएगा। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा जो है 22.5 डिग्री ईस्ट है। प्रधान एवं उत्तर रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर है। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा जो कहलाती है, जो कि ऊपर पढ़ाया भी गया 22.5 डिग्री या 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहते हैं इसको। भारतीय मानक एवं उत्तर के सबसे नज़दीक स्थित शहर जो है वह है कौन सा शहर हो जाएगा मिर्ज़ापुर। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है लिया जाता है कहाँ से, प्रयागराज के नैनी से। आगे है भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान कौन सा है, तो वह है उज्जैन। ओके। आगे जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास डेमोग्राफिक चेंज एंड माइग्रेशन 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से घटते हुए क्रम जो है, तो घनत्व तो पूछा गया है तो घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो बिहार में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, फिर केरल में, फिर उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भले ज़्यादा है लेकिन घनत्व के मामले में ये चौथे स्थान पे आता है। इसके ऊपर भी 3 राज्य हैं और कौन कौन से राज्य हैं, तो वह है आपका सबसे पहले पे आता है बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल और केरल। आगे है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम, महिला सबसे कम साक्षर है तो वह राज्य है राजस्थान। राज्य ही है राजस्थान। ओके। वह राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पे है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वह राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पे है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्त के बाद वह जनगणना वह जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी तो वह थी 1991 की जनगणना। अगला जो है आपका वह है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, अभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे राज्यों में वह राज्य जिसकी नगरीय जनसंख्या जो है प्रतिशत न्यूनतम है तो वह है हिमाचल प्रदेश। ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसका लिंग अनुपात न्यूनतम वो है दमन और दीव, जो प्रति 1000 पुरुषों पे केवल 618 महिलाएं ही हैं। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों में से शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है तो वह है राज्य है हरियाणा। हरियाणा में लिंगानुपात बहुत ही कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी अनुसूचित जाति की संख्या 0 है। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, तो सब 0 कहाँ पे है, तो वह राज्य है नागालैंड।
नागालैंड में अनुसूचित जाति है ही नहीं, ठीक है। वहाँ पे जनजाति तो है लेकिन अनुसूचित जाति नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ए रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे है, जनगणना वर्षों में वह वर्ष जिसे भारत की जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाजन के रूप में जाना जाता है, तो वह वर्ष है 1921। आगे है, 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला समुदाय जो है वह सिख। सबसे कम लिंगानुपात वाला समुदाय सिख। भारत का वह राज्य जहाँ पे लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तो वह राज्य है झारखंड। वह जनगणना वर्ष जिसमें भारत में लिंगानुपात 946 था, तो वह वर्ष है 1951 में 946 अनुपात था। भारतीय संघ शासित प्रदेशों में वह प्रदेश जहाँ पे लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है, तो वह जो है केंद्र शासित प्रदेश है, वह है पुडुचेरी है। आगे है, भारत का वह राज्य जहाँ पे स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है, तो वह है केरल। सबसे अधिक राज्य अगर पूछेगा तो केरल, और संघ शासित प्रदेश पूछेगा तो पुडुचेरी हो जाएगा। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुष स्त्री अनुपात है, तो भारत में पुरुष 2011 के अनुसार जो है 1000 पुरुषों पे 933 जो है 2001 में था, लेकिन 2011 में 943 हो गया, मतलब 10 की वृद्धि हुई है। ओके। आगे है, 2011 के जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जनसंख्या घनत्व जो है न्यूनतम है, तो केंद्र शासित प्रदेश पूछा है तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे किनारे समुद्र के बीच में स्थित, तो कौन जाना चाहेगा, कौन वहाँ पे रहना चाहेगा। जनसंख्या बहुत ही कम है, इसीलिए जब जनसंख्या कम है तो जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा, न्यूनतम सबसे ज़्यादा। 2011 के जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक, ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो वह है उत्तर प्रदेश। ओके, अपना उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत है, तो 20 वर्ष से अधिक कितने लोग हैं, 59.29%। इसीलिए भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, मतलब यहाँ पे युवा जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, यहाँ पे तो राज्य है बिहार, जहाँ पे 25.4%। 2001 और 2011 के मध्य भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई। नकारात्मक का सेंस ये है कि वहाँ पे जनसंख्या बढ़ी नहीं बल्कि कि घट गई है, ठीक है। और कितना घटी है, तो 0.6% घट गई है। 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि कितनी थी, मतलब 10 साल में कितने परसेंट लोग बढ़े, तो वह था 17.7%। आगे 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत हिस्सा रहता है, मतलब अगर टोटल अगर विश्व में 100 लोग हैं तो उसमें से 17.5 लोग, मतलब 17.5% लोग इंडिया में रहते हैं। टोटल 100% का कितना, 17.5% इंडिया में लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वह है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, ये तो पता ही है। 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ पे है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा कहाँ पे जनसंख्या घनत्व है, तो वह राज्य है बिहार। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, तो वह है उत्तर प्रदेश। आगे है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला पूछेगा तो वह है वाराणसी, ठीक है। 2001 में था वाराणसी और 2011 में हो गया है कौन सा, गाजियाबाद। भारत का जनसंख्या घनत्व जो है निरंतर बढ़ा है। मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा मलिन बस्ती कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी है, तो 16.16% है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो वह है श्रावस्ती। श्रावस्ती में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत देखी गई है, तो कहाँ पे, 1991 से 2001 के बीच में। 2011 में देश में साक्षरता दर सबसे कम थी, कहाँ पे, तो वो राज्य है बिहार। कौन सा है, बिहार राज्य, जहाँ पे साक्षरता दर सबसे कम रही। संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 के जनगणना के अनुसार उच्चतम है, तो कहाँ पे, लक्षद्वीप में। 2001 से 2011 के जनगणना के दौरान भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर में वृद्धि दर्ज की है, तो बिहार राज्य ने।
1991 में जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में थी, जिसके बाद जो स्थान था वो किसका था, तो वह था मिजोरम का। ठीक है। आगे 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य स्तर पर उच्चतम महिला साक्षरता दर थी, तो 2001 के अनुसार पूछा गया है तो केरल थी, और 2011 में भी केरल का ही स्थान है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है तो 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से प्रभावित जनसंख्या दर होती है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में केंद्र शासित प्रांत में साक्षरता दर अधिकतम है तो वह है लक्षद्वीप। अब वर्तमान में भी लक्षद्वीप ही है जहाँ पे साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है केंद्र शासित प्रदेशों में। आगे 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला जो है वह है खीरी था 2001 में, लेकिन 2011 में पूछेगा तो सोनभद्र हो जाएगा। ओके। 2001 के अनुसार जनसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत है तो वह है भारत में कितना है, जो 8.2% है, और 2011 में कितना हो गया है तो 8.6%। आगे है 2011 में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या जो है सर्वाधिक अंकित की गई है तो मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है तो वह है उत्तर प्रदेश। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर जो है यानी टोटल फर्टिलिटी जो रेट है वो है 2.4%। जनगणना 2011 के अनुसार वह राज्य जहां शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी तो वह राज्य है केरल। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो हुई थी वो हुई थी लॉर्ड मेयो के शासन काल में। जनसंख्या मानव जाति की महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है तो जनांकिकी होता है। 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात जो है वह है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो है ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है। आगे है आपका वह है 2011 के जनगणना के अनुसार जो देखेंगे तो भारत की जनगणना के लिए उपयोग किए गए आदर्श वाक्य क्या था 2011 का, तो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, मतलब हमारी जनगणना हमारा भविष्य हो जाएगा। हमारी जनगणना हमारी भविष्य। कुल प्रजनन दर भारत में उच्चतम है कहाँ पे, बिहार में। 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकी जनसंख्या वृद्धि दर अगर देखेंगे तो वह है 20.202%। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसमें 2011 के जनगणना में साक्षरता दर सर्वाधिक थी तो वह था गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद देखेंगे तो वह है इलाहाबाद। भारत में 1991 से 2000 में जनसंख्या वृद्धि जो 51.54% थी और 2001 से 2011 के दशक में कितनी, तो 17.6% की वृद्धि थी। तो मतलब ऑल ओवर ठीक था कि कम ही हो रहा है। आगे है 2001 से 2011 दशक के मध्य कुल भारतीय नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर थी वो थी 31.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है वह राज्य है गोवा। भारत में किस अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया, तो भौतिक विरासत को। किसको, भौतिक विरासत को। नगरीय गलियारे संबंधित हैं तो नगरीय परिवहन संकटों से। भारत के मध्यम नगरीकरण की अवस्था से विशेषित काल है तो वह कौन सा है, तो 1961 से 2001। नगरीकरण की दृष्टि से भारत है तो भारत क्या एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश हो जाएगा। आगे रेडफील्ड और सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को विशेषीकृत किया जाता है लोक परंपरा के विकास से। आगे भारत का वह स्थान जहां नगरीय घनत्व सर्वाधिक है तो वह है पश्चिम बंगाल में। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वह है 31.2%। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का सही प्रतिशत है वह 27.8 और 2011 में कितना था तो 31.2%। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत के प्रथम वर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में कितना है तो 56.5% है। और 2011 में यह पूछा क्या गया है, देखिएगा 2001 के जनगणना के अनुसार पूछा गया प्रथम वर्ग के नगरों का योगदान जो है कुल नगरीय जनसंख्या में है तो कितना 56.5% और 2011 का 2001 का नहीं यहाँ पे दिया गया। ओके,
जनगणना दशक के अंतर्गत भारत में नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है तो 1971 से 1981। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है तो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। और 2011 में कहाँ पे था? तो हिमाचल प्रदेश 2011 में भी है। 2000 देखिए यहाँ पे ये था कि 2001 लिखना चाहिए था इनको यहाँ पे, और 2011 में तो है ही हिमाचल प्रदेश, और 2001 में भी था। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना जो है नगरों की कुल संख्या कितनी है? तो नगर टोटल है 3892 नगर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या वाला सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे? तभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं गोवा में। आगे 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है वह 72.2%। ये था 2001 के अनुसार, और 2011 के अनुसार 68.8% है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात जो है हिमाचल प्रदेश में है। देश की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में पाई जाती है वह है महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय युग में है, वह है मुंबई एवं दिल्ली। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या, 10 लाख से ऊपर के नगरों की संख्या कितनी है? 53। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख नगरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी यानी मिलियनों नगरों की संख्या जो है वह है 7। भारतीय राज्य जिसमें 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है तो कौन सा राज्य है? उड़ीसा। भारत का सबसे छोटा 10 लाखी नगर है वह है राजकोट। भारत का कुल नगरीय जनसंख्या जो है 2001 में 10 लाख नगरों की प्रतिशत योगदान जो है लगभग 38% का रहा, और 2011 में 42.6% का रहा। कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या 2014 दोनों की पुष्टि से विश्व में 5वें स्थान पे है तो वह है देश है ब्राज़ील। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य जो देश है वह है श्रीलंका। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वह है नाइजीरिया। एशिया के देशों में प्रति वर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है, कहाँ पे? जापान में। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्षों में सर्वाधिक है, कहाँ पे? जापान में। संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह है वह है टोक्यो योकोहामा। विश्व में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला नगर है, न्यूनतम सबसे कम कहाँ पे? तो सेंट पीटर्सबर्ग में। आगे है एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है, तो सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर कहाँ पे है? बांग्लादेश में। संसार का सबसे बड़ा देश जो है जनसंख्या के हिसाब से चीन है। कौन सा देश हो जाएगा? चीन। विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी। वह दिन क्या था? 11 जुलाई 1987। धर्म के आधार पर विश्व की जनसंख्या का अवरोही क्रम है, तो सबसे ज़्यादा जो धर्म के अनुसार देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ईसाई हैं, उसके बाद मुस्लिम हैं, उसके बाद हिंदू हैं, उसके बाद बौद्ध हैं। तो ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार 2050 तक विश्व की जनसंख्या का नगरों में निवास करेगी तो कितना? 68%। आगे है आगे देखेंगे दोस्तों, आगे आपका विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई वर्ष 2009 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है 45 डेसिबल। आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम है तो गुयाना में। कहाँ पे? गुयाना में। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है वह है सिंगापुर। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। जनसंख्या के पिरामिड में वह समूह जो आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है 0 से 14 वर्ष की आयु समूह। वह देश जिसमें सरकारी तौर पे परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया है वह है भारत। पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश जो है वह है कतर। पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कतर। भारत में सर्वाधिक नगर जिसमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित हैं पाई जाती हैं वह है महाराष्ट्र। भारत में बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी वाला राज्य वह है बिहार। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश जो है वह है बांग्लादेश। देश का वह प्रदेश जहाँ पे सबसे अधिक जिले हैं वह उत्तर प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर पाई जाती है इटली में।
भारत के आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश जो है दक्षिण कोरिया। अनुषंगी नगर यानी सैटेलाइट टाउन है कहाँ पे, तो गाजियाबाद में। खासी और गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है मेघालय में। कहाँ पे, मेघालय में। 1990 और 2000 के दौरान जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही है यूरोप की। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन कहते हैं, जननांकीय संक्रमण। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है 1952 ईस्वी में। भारत में प्रथम नियमित जनगणना की गई है 1981 में। भारतीय नियोजन के इतिहास में एक दशक जो रोजगार विहीन वृद्धि दशक कहलाने योग्य वह है 2005 से 2015। अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए प्रक्रिया है वह है स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। वह राज्य जिसमें मृत्यु गणना की शुरुआत हुई है तो वह राज्य है कर्नाटक। आगे देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में देखते हैं तो काराकोरम दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में। देखिए काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल ये सारे के सारे कहाँ पे हैं, तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक, उसके बाद शिव किला, रोहतांग और बड़ा लाचला जो है वह है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखेंगे लिपुलेख, माना, नीति और ये तीनों जो हैं आपके ये हैं उत्तराखंड में। कहाँ पे हैं, उत्तराखंड हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे जोलफ्सा और नाथुला तो ये है सिक्किम में। अगर दर्रा कहिएगा दर्रा भी हम याद करवा देंगे, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे तभी हम करेंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं। आप बताएंगे तभी हम ये चीज़ें कर पाएंगे। ओके, आगे है आपका बोमिडला, यांगसांग, दीफू और तुजू दर्रा जो है तुजू आपका मणिपुर में है और ये तीनों जो दर्रा हैं बोमिडला, यांगसांग और दीफू ये हैं अरुणाचल प्रदेश में। तुजू जो है आपका मणिपुर का दर्रा है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखेंगे तो ये देखेंगे पंजाब हिमालय जो 560 किलोमीटर में सिंध और सतलज नदियों के मध्य है। कुमाई हिमालय 320 किलोमीटर सतलज और काली नदियों के बीच में है। नेपाल हिमालय जो 800 किलोमीटर है, काली और तीस्ता नदियों के बीच में है। असम जो है 720 किलोमीटर है, तीस्ता और दियांग नदियों के मध्य में है। प्रमुख जल अंतराल 8 डिग्री चैनल देखेंगे तो मालदीव और मिनकाय के मध्य में है। 9 डिग्री चैनल जो है कौरती और मिनकाय के मध्य में है। 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है। ग्रेड चैनल जो है सुमात्रा और निकोबार के मध्य में है। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य हो जाएगा। डुक्कन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में हो जाएगा। कोको स्टेट जो कोको द्वीप उत्तरी अंडमान के मध्य हो जाएगा। पाक खाड़ी जो है तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी जो है दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। और लक्षद्वीप सागर जो है लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य हो जाएगा। नोट देखते हैं तो सेतु समुद्रम परियोजना जो है मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। आगे है दोस्तों, आगे है आपका अगला जो टॉपिक है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था। इस टॉपिक को मैं अगले सेशन में पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिए। आप लोगों का थोड़ा सा भी हेल्प हम लोगों को बहुत बड़ा मोटिवेट करता है, जिससे अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। दोस्तों इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।